प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे, उन्होंने क्या लिखा और उनका काव्य किस प्रकार का है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान करूँगा। देखिए, मैंने बताया था कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं और भक्ति काल के दो भेद किए गए थे, एक तो निर्गुण काव्य परंपरा और दूसरी थी सगुण काव्य परंपरा। तो निर्गुण काव्य परंपरा के भी जब दो भेद किए गए थे तो उसमें एक तो संत काव्य परंपरा और दूसरी थी सूफी काव्य परंपरा। तो सूफी काव्य परंपरा का प्रवर्तक करने वाले कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कहा जाता है कि अवध के रायबरेली जिले के कंचाना मोहल्ले में जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और जायस में पैदा होने के कारण ही इसका उपनाम जायसी पड़ा। कहते हैं कि जायसी जन्म से कुरूप थे, उनकी एक आंख और एक कान हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया था और उसके कुरूप चेहरे को देख करके एक बार शेरशाह सूरी ने उस पर हंस दिया था। तो शेरशाह सूरी को भी उन्होंने ऐसे कहा कि मेरे पर क्या हंस रहा है, तेरे पे भगवान हंसेगा। तो इस प्रकार से उनका थोड़ा बहुत जीवन परिचय हमें देखने को मिलता है और ये माना जाता है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये विद्यमान थे और ये काव्य रचनाएं लिखा करते थे और शेरशाह सूरी की वाणी का इतना प्रभाव पड़ा कि जब शेरशाह सूरी इनके कुरूप चेहरे को देख करके हंसने लगा तो उसने एक बात कही थी कि मेरे चेहरे पर क्या देख रहा है, तुझ पर भगवान हंसेगा। तो कहते हैं कि जब शेरशाह सूरी का यानी मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ युद्ध हुआ तो शेरशाह सूरी हार गया था। तो हारने के बाद में शेरशाह सूरी के मुख से निकला था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी शेरशाह सूरी एक अक्रूर शासक भी था और जिन्होंने भोली भाली जनता पर मनमाने अत्याचार किए थे। तो उसके काल में यानी मलिक मोहम्मद जायसी अपने अमेठी राजघराने में रह करके यानी काव्य रचनाएं किया करते थे। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने यानी कौन कौन सी रचनाएं या कौन कौन सी कृतियां लिखी जो उनकी महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती हैं, उनमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और कहरनामा यानी 5 प्रमुख रचनाएं हमारे सामने आती हैं। एक रचना और है मसलरनामा, लेकिन वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इनकी कीर्ति का मुख्य आधार तो पद्मावत है। यानी पद्मावत एक ऐसी रचना है जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस उससे पहले की भी ये रचना है। यानी तो सबसे प्रसिद्ध यानी ये प्रबंध काव्य होने का दावा करती है पद्मावत। महाकाव्य यानी हिंदी का सबसे प्रथम अगर महाकाव्य इसको माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पद्मावत हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। और महाकाव्य का मतलब होता है महज जोड़ काव्य, जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वो होता है महाकाव्य। तो इस दृष्टि से यानी पद्मावत को हम देख सकते हैं। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचना लिखी पद्मावत, तो उसमें क्या लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने एक राज्य को आधार बना करके और उसमें जो राज्य था मेवाड़ का एक चित्तौड़, यानी चित्तौड़ के राजा राणा रतन सेन को आधार माना और सिंगलदीप के राजा गंधर्व सेन की राजकुमारी चंपावती की जो कन्या थी पद्मावती, उसको और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी यानी तीनों को लेकर के एक
काव्य लिखा जो ऐतिहासिक दृष्टि से सही भी है और इसको काल्पनिक भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं। तो इस पद्मावती में यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी कथा का ताना बाना बुना है जिसके कारण यह पद्मावत बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। तो इसमें यह माना जाता है कि पद्मावत में यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने जो कथानक प्रस्तुत किया है, इस कथानक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। अर्थात इसे यूं भी कहा जा सकता है कि कहानी का पहला मोड़ कब से प्रारंभ होता है, दूसरा कब से होता है और तीसरा कब से प्रारंभ होता है। तो इसके संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूँगा कि कहते हैं कि एक बार चित्तौड़गढ़ का एक बंजारा जब व्यापार करने के लिए सिंगल द्वीप गया, सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका, तो उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिली। तो वो वहां से एक हीरामन नाम का पक्षी यानी 1 लाख रुपए के बदले में यानी यहाँ पर ले आता है और वो लाने के बाद में यानी रानी नागमती यानी उस हीरामन तोते को खरीद लेती है और वो हीरामन तोता राणा रतन सेन के सम्मुख यानी पद्मावती की सुंदरता का इतना सुंदर वर्णन करता है कि इसके सुंदर वर्णन को सुनकर के राणा रतन सेन मूर्छित हो जाता है और यह प्रयत्न करता है, यह सोच लेता है कि मैं रानी पद्मावती को प्राप्त करूंगा। तो कैसे तैसे भी उसने यानी अपनी सेना को तैयार किया, हाथियों को, घोड़ों को और सैनिकों को तैयार करके यानी 16,000 सैनिकों के साथ में वो गंधर्वसेन जो सिंगल द्वीप का राजा था उसके राज्य में चले जाते हैं। दोनों में युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद में राणा रतन सेन यानी रानी पद्मावती को सकुशल चित्तौड़गढ़ ले आता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में कहानी का पहला मोड़ यहीं से समाप्त कर दिया है और दूसरा मोड़ उसको यूं कह सकते हैं या यूं मान सकते हैं कि दूसरे मोड़ की जो कथा है उस कथा में यानी एक बार राणा रतन सेन ने सभी दरबारियों से पूछा कि आज कौन सी तिथि है। तो उसमें राघव चेतन नामक सरदार ने थी तो पूर्णिमा और उसने अपनी तंत्र विद्या के बल पर आकाश में पूर्णिमा का द्वितीय चंद्रमा घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से जब इसका भेद खुला तो राणा रतन सेन ने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। तो यानी आकाश में थी तो कोई दूसरी तिथि और अपनी तंत्र विद्या के बल पर उसने पूर्णिमा का चंद्रमा ऐसे घोषित कर दिया। तो जब इसका भेद खुला तो राणा रतन सेन ने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया और देश निकाला दे देने के बाद में राघव चेतन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली में शासन करता था उसके पास में चला गया और उन्होंने बादशाह अलाउद्दीन के सम्मुख रानी पद्मावती की सुंदरता का इतना सुंदर वर्णन किया कि उस वर्णन को सुनकर के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए यानी चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। चित्तौड़ पर 8 महीने तक घेरा डाला रहा लेकिन अंत में कोई संधि नहीं हुई। तो एक संधि हुई जिसके माध्यम से यह तय किया गया अगर राणा रतन सेन रानी पद्मावती का चेहरा मुझे दर्पण में दिखा देगा तो मैं उसको देख करके वापस दिल्ली लौट जाऊंगा। संधि ये हुई थी लेकिन कुछ विद्वान या आलोचक ये कहते हैं कि उस टाइम पर दर्पण का विकास हुआ ही नहीं था बल्कि दर्पण का विकास तो 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ था। तो तय ये हुआ था कि पानी की महल के अंदर अगर पानी के परछाई में भी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती का चेहरा देख लेगा तो वो वापस चला जाएगा। तो दर्पण की जगह हम ये मान सकते हैं कि सरोवर में यानी वो चेहरा दिखा देगी और वो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली लौट जाएगा। तो इस प्रकार की यानी शर्त हुई और शर्त के तहत यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपना चेहरा पानी के भीतर दिखाया तो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा होती है कि जब कोई भी अतिथि आता है तो हम उसको छोड़ने के लिए घर की दहली तक जरूर जाते हैं। दहली तक जाते हैं यानी घर की जो थली होती है उस तक उसको छोड़ करके आते हैं। तो ऐसा जब हो रहा था तो कहते हैं कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने राणा रतन सेन को बंदी बना लिया और बंदी बना करके दिल्ली की जेल में डाल दिया। जब ये घटनाक्रम हुआ
तो रानी पद्मावती यानी अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ में दया याचना करने लगी कि जो भी कोई मेरे पति को यानी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की जेल से छुड़वा करके लाएगा, मैं उसको चित्तौड़ का राज्य सौंप दूंगी या चित्तौड़ उसी का होगा। तो सभी यानी दरबारियों से कहा गया, तो किसी ने भी यानी पान का बीड़ा नहीं उठाया। अंत में गोरा और बादल दोनों ने यानी पान का बीड़ा उठाया और रानी पद्मावती से यह कहा कि हम दोनों यानी तुम्हारे प्रीतम को दिल्ली की जेल से छुड़वा करके वापस ले आएंगे। गोरा पिता था और बादल पुत्र था। कहते हैं कि दोनों सैनिकों ने, पिता पुत्र ने खूब यानी सेना सजा करके और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के पास में दिल्ली चले गए और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से ये कह दिया कि मुख्य पालकी में यानी रानी पद्मावती आपसे मिलने के लिए आ गई है। बल्कि मुख्य पालकी में यानी एक लोहार को औजारों के साथ में बैठा दिया था और जैसे ही ये शर्त रखी गई खिलजी के पास में, तो खिलजी जैसे ही यानी उस पालकी को खोलने वाला था, तो उस पालकी में से औजारों के साथ में यानी एक लोहार उतरा और राणा रतन सेन को जहां पर बंदी बना रखा था वहां पर जाकर के उसकी ताले वाली या जो बेड़ियां थी लगी हुई थी वो काट करके यानी घोड़े पर बैठा करके वापस यानी चित्तौड़ की तरफ रवाना कर दिया। तब जब गोरा और बादल यानी राणा रतन सेन को यानी दिल्ली की जेल से छुड़ा करके जब चित्तौड़ की तरफ भाग रहे थे या जा रहे थे, तो पीछे से बादशाह अलाउद्दीन सेना की विशाल सेना यानी आ गई और दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। गोरा युद्ध करते हुए मारा गया, लेकिन बादल सकुशल राणा रतन सेन को चित्तौड़गढ़ में वापस सकुशल ले आया। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कहानी का दूसरा मोड़ भी यहाँ पर खत्म कर दिया है। अब कहानी का तीसरा मोड़ उस समय शुरू होता है जब राणा रतन सेन को दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की जेल में जब डाल दिया था, तो कहते हैं कि कुंभलनेर के राजा देवपाल की एक दूती रानी पद्मावती के पास में आई और उसने ये कहा कि अगर तू कुंभलनेर के राजा देवपाल की पत्नी बन जाएगी तो चित्तौड़ का राज्य भी तुम्हें मिल जाएगा और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को फिर से हरा दिया जाएगा। तो ऐसी जब बातें राणा रतन सेन को यानी रानी पद्मावती ने बताई, तो राणा रतन सेन क्रोधित हो गया और उन्होंने देवपाल पर चढ़ाई कर दी जो कुंभलनेर का शासक था। कहते हैं कि दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में द्वंद्व युद्ध हुआ। तो द्वंद्व युद्ध में ऐसा हुआ कि कुंभलनेर के राजा देवपाल ने राणा रतन सेन के सांग मार दी। यानी सांग एक ऐसा औजार होता है जो पेट में डालने के बाद में जब वापस निकाल देते हैं तो उससे अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं। जब राणा रतन सेन की अंतड़ियां बाहर आ गई तो कहते हैं कि राणा रतन सेन वहीं पर मर गया था और उसके बाद में यानी रानी पद्मावती उसके शव को लेकर के सती हो गई थी। तो इस प्रकार से यानी इतिहास में और मलिक मोहम्मद जायसी ने इस प्रकार की इस कथा वस्तु को प्रकट किया है और कथा वस्तु का तीसरा मोड़ भी यहीं पर समाप्त हुआ है। तो इस कथा को लेकर के कुछ विद्वान तो यह कहते हैं कि इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है कि पद्मनी की सुंदरता पर जिसका मन ललचाया था, सेना लेकर के खिलजी चित्तौड़ पर चढ़ आया था, जीत नहीं सका था तब तीरों और तलवारों से खेल रचाया धोखे का तब राजस्थानी वीरों से, सतियों ने जल करके रख ली थी श्याम तब राजस्थान की। तो इस प्रकार से यानी कुछ विद्वान इस प्रेम कथा को इस रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। और जब राणा रतन सेन जब चिता में रानी पद्मावती के साथ में यानी जल गया था या उसकी पत्नी उसके सबके साथ में सती हो गई थी, तो उसके बाद में बादशाह अलाउद्दीन खिलजी वापस चित्तौड़ के किले में आता है और चित्तौड़ के किले में उसको रानी पद्मावती तो नहीं मिली। जब वो नहीं मिली तो वो पछताते ही रह गया। तो इस संबंध में भी एक दुआ है कि पद्मन सुती सेज पर साहिब न बर्बाद, साह वो तौबा करे रहो मिंज तो हाथ। तो जब उसको पद्मावती नहीं मिली तो वो चित्तौड़गढ़ के किले में पहुंच करके हाथ मलते ही रह गया।
तो इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में कथा वस्तु को जो प्रस्तुत किया है वो कथा वस्तु एक काल्पनिक और ऐतिहासिक भी है। ऐतिहासिकता के साथ साथ में इसमें कल्पना का संयोग भी किया गया है। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि पद्मावत लौकिक होते हुए भी अलौकिक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने भी इसको यानी दोनों रूप में बांधा है। एक तरफ तो ये सांसारिक संसार में यानी इस घटना को देखा जा सकता है, और दूसरी घटना व्यक्ति के अंदर ही अंदर यानी हृदय के अंदर यानी ये कथा सुचारू होती है। तो जैसे राणा रतन सेन आत्मा है, पद्मावती परमात्मा है, राघव चेतन शैतान है, हीरामन तोता गुरु है। तो इस प्रकार से आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तो उसको हम अलौकिक रूप में देख सकते हैं। और जब ये लौकिक रूप की सांसारिक जो प्रेम कथा है जो 1303 में जो घटना हुई थी उसको अगर देखें तो ये ऐतिहासिकता की ओर भी हमें दिखाई देती है। तो इसमें ऐतिहासिक घटना होने के कारण ये एक तो इतिहास से संबंधित है और दूसरी लौकिक होते हुए भी अलौकिक है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको समासोक्ति या और अन्योक्ति के माध्यम से भी इसको प्रस्तुत किया है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की जो इनका यानी कीर्ति का आधार ग्रंथ है तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और इसकी जो व्याख्या है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इनको मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही।